यही मगध साम्राज्य जो पूरे अखंड भारत को नियंत्रण किया करता था, आज वर्तमान में अगर देखिएगा तो ये पाटलिपुत्र पटना का जो क्षेत्र है कितना पिछड़ गया है। हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आप सभी लोगों का हमारे PTF IAS एकेडमी में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो जैसा कि हम लोग आज मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम लोग हर्यक वंश भी पढ़ेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास की अगर बात हम लोग करें तो मगध का उत्कर्ष और मगध पे शासन करने वाले सम्राट और राजवंशों की जो भूमिका है वह अद्वितीय है। यही मगध साम्राज्य जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यही मगध साम्राज्य जो पूरे अखंड भारत को नियंत्रण किया करता था, आज वर्तमान में अगर देखिएगा तो ये पाटलिपुत्र पटना का जो क्षेत्र है कितना पिछड़ गया है। आज हम लोग उसी गौरवान्वित और गौरव करने वाली जो इतिहास है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अभी पीटी कर रहे हैं, है ना। पीटी में हम लोग देखते हैं यहाँ पे मगध के उत्कर्ष के बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मगध का उत्कर्ष 16 महाजनपद हम लोग पढ़ते हैं। 16 महाजनपदों में मगध भी एक महाजनपद था और ये महाजनपद जो मगध महाजनपद जो हुआ, यह मगध महाजनपद की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे मगध महाजनपद की, तो सारे महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद यही मगध महाजनपद ही बना। इस तरीके से बहुत सारे महाजनपद थे। जैसे बिहार में हम लोग 3 महाजनपदों की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में तो सर्वाधिक महाजनपद है, 8 महाजनपद हैं। इस तरीके से दक्षिण भारत में भी है, यहाँ तक कि आपको राजस्थान में भी है, यहाँ तक कि आपको वर्तमान भारत से बाहर भी 2 महाजनपद है। लेकिन सारे महाजनपदों में मगध महाजनपद जो है यही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहा और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली भी रहा। इसके पीछे कुछ कारण हैं, जैसे थोड़ा बहुत हम लोग कारणों पे चर्चा करें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला अगर हम लोग कारण अगर देखेंगे इसका, सबसे पहला कारण हो जाएगा शासकों का योगदान। इस मगध की गद्दी पे बैठने वाले सम्राटों की कहानी भी बड़ा अजूबा है। चाहे वह हर्यक वंश हो, शिशुनाग वंश हो, नंद वंश हो, मौर्य वंश हो, ये सारे लोगों ने इस मगध पे राज किया और भारत की पताका को आसमान तक फहराया। प्राचीन भारत के इतिहास इन्हीं लोगों से भरा पड़ा है। प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ करके बड़ा गर्व महसूस होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला शासकों का योगदान हो जाता है। शासकों का योगदान क्या है? क्योंकि जितने भी मगध पे शासन करने वाले सम्राट बैठे उनके अंदर एक योग्यता थी शासन को संभालने का, शासन को चलाने का और अपने राज्य को विस्तार करने का। अपने राज्य में रहने वाले, या कह सकते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संपूर्ण तरीके से या सामरिक रूप से इन सम्राटों के अंदर वो सारी योग्यता थी और इन्हीं योग्यता की वजह से यह मगध जो है काफ़ी शक्तिशाली बना। दूसरा कारण हम लोग यहाँ पे देखते हैं। दूसरा कारण आर्थिक कारण हो जाता है जिसकी वजह से मगध बहुत शक्तिशाली हो गया। आप देखते होंगे मगध का क्षेत्र एक बहुत बड़ा जंगली क्षेत्र था। दूसरी बात यह है कि यहाँ की जो मिट्टी थी बहुत ज़्यादा उपजाऊ रहा, नदियों के किनारे बसा था, अधिशेष की प्राप्ति होती थी, यानी कि अर्थव्यवस्था यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिला, जिसके वजह से राज्य के प्रशासन चलाने में और राज्यों को शक्तिशाली होने में यह जो आर्थिक कारण था महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तीसरा हम लोग यहाँ पे कारण देखेंगे, वह तीसरा कारण हो जाएगा सामरिक कारण। तीसरा क्या है? सामरिक कारण है। सामरिक कारण में भी आपको पता ही होगा, हर्यक सम्राटों ने अपना सबसे पहला जो राजधानी बनाया वह गिरिब्रज में बनाया, राजगृह कहें या राजगीर कहें।
और ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इसमें यहाँ 2 फायदा होता है। सबसे पहला उनको सुरक्षा प्रदान किया भौगोलिक कंडीशन जो था, यानी कि पहाड़ियों से वो घिरा हुआ था, एक किलेबंदी की तरह था। नेक्स्ट हम लोग कारण इसमें देखेंगे, एक और भी कारण हो जाता है, वो हो जाता है हमारा सामाजिक कारण। वो हो जाएगा सामाजिक कारण हो जाएगा, सामाजिक कारण। और इन कारणों ने मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। हम लोगों को पीटी में हर्यक वंश से, यानी कि कह सकते हैं कि इस मगध पे सबसे पहला जो वंश है, हर्यक वंश ही शासन किया। इसके पहले अगर हम लोग बात करें तो बृहदर्थ एक वंश होता है जिसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग हर्यक वंश की बात करें तो हर्यक वंश का ऐतिहासिक प्रमाण है, इसका ऐतिहासिक प्रमाण है। इसीलिए हर्यक वंश बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। हर्यक वंश का जो पहला सम्राट था जिसका नाम था बिंबिसार। प्रश्न जो पूछेगा हम लोग उसी पे बात करेंगे। बिंबिसार हर्यक वंश का सम्राट जिसने हर्यक वंश की स्थापना की उसका नाम था बिंबिसार। और बिंबिसार ने 544 बीसी से लेकर के 492 बीसी तक शासन किया। किसने? बिंबिसार ने। बिंबिसार को हर्यक वंश का संस्थापक कहा जाता है। हर्यक वंश का संस्थापक कहा जाता है बिंबिसार को, और बिंबिसार को ही हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इसी को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इसी को, बिंबिसार को। बिंबिसार के समकालीन कौन कौन थे, यह प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है। तो बिंबिसार के समकालीन की अगर बात किया जाए तो इसके समकालीन एक प्रसेनजित हैं, प्रसेनजित राजा हैं, प्रसेनजित हैं, और एक हो जाते हैं चंड प्रधोत। एक का नाम है चंड प्रधोत नाम है। ये भी बिंबिसार के क्या थे? समकालीन थे। और एक और भी हैं महात्मा बुद्ध, एक और भी हैं जिनका नाम है महात्मा बुद्ध। ये तीनों लोग बिंबिसार के समकालीन थे। ये तीनों लोग क्या थे? बिंबिसार के समकालीन थे। बिंबिसार को हर्यक वंश का संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बिंबिसार के सबसे अच्छे मित्र थे महात्मा बुद्ध, अच्छे मित्र हो गए थे। बाद में इन्होंने, यानी कि बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को ही अपना लिया और उसके अनुयायी बन गए। बिंबिसार ने प्रसेनजित के बहन से शादी विवाह करके संबंध को प्रगाढ़ बनाया। उसके बाद बिंबिसार के मित्र चंड प्रधोत भी हैं। बिंबिसार ने अपना राजधानी, हर्यक वंश का जो पहला राजधानी बना, वो पहला राजधानी जो है, इसका जो राजधानी बना वो राजधानी हो जाता है गिरिब्रज। गिरिब्रज राजधानी होता है, जिसको राजगीर बोलिए या राजगृह बोलिए। बिंबिसार बहुत ही कूटनीतिक इंसान था। बिंबिसार बहुत ही कूटनीतिक इंसान था, इसीलिए उसने विस्तारवादी नीतियों का अनुकरण किया। इसीलिए बिंबिसार ने विस्तारवादी नीतियों का अनुकरण किया। विस्तारवादी नीतियों का अनुकरण किया और विस्तारवादी नीतियों में उसने जो प्राथमिकता दी वो कमाल का था। उसने अपने राज्य को विस्तार करने के लिए और राज्य को और बड़ा बनाने के लिए और राज्य को संगठित करने के लिए उसने वैवाहिक संबंधों को प्राथमिकता दिया। इसलिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिंबिसार तो शादियाँ बहुत किया, लेकिन जो प्रमाण हमें मिलता है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। बिंबिसार ने जो शादियाँ की
वैवाहिक संबंध भी हम लोग देख लें, प्रश्न आता है वैवाहिक संबंध। वैवाहिक संबंध से उन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तार दिया, अपने साम्राज्य को बचा के रखा और अपने साम्राज्य में कह सकते हैं कि चार चांद ला दिया। और ये काम मुग़ल वंश के सम्राट अकबर के द्वारा भी किया गया था। अकबर को भी ये बात लगता था, क्योंकि वो देखा था अपने पिता और पितामह को, इसीलिए उसको आभास हो गया कि अगर हम राजपूतों के साथ संबंध अगर अच्छा नहीं बनाए तो फिर हमारा वही हाल होगा जो पिता और पितामह का हुआ। लेकिन यहाँ पे बात अलग थी, क्योंकि यहाँ पे जो बिंबिसार था वो बहुत ही शक्तिशाली हो गया और बिंबिसार इस मगध साम्राज्य को विस्तार देना चाहता था। इसलिए उसके दिमाग ये बात आया कि क्यों ना हम अपने संबंधों को, जैसे आप देखते होंगे हमारे भारत का जो विदेश नीति है, कभी कभी जैसे आपका पड़ोसी जो देश है उसके साथ आपका रोटी बेटी का भी संबंध हो जाता है। और जहाँ पे भी किसी भी समाज में जब रोटी बेटी का संबंध हो जाए तो उन दोनों के बीच में संबंध जो होता है ना प्रगाढ़ हो जाता है, प्रियतम हो जाता है, प्रेम हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जो काम तलवार नहीं कर पाती वो काम प्रेम और मोहब्बत कर जाती है। और यही चीज़ें हुआ। बिंबिसार को ये बात अच्छा तरीके से समझ में आने लगा, क्योंकि बड़ा कूटनीतिक चालाक चतुर माना जाता है। तब उनको ये बात समझ में आई कि क्यों ना हम लोग ऐसे राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध कर लें ताकि हम मजबूत हो जाएं। तब उन्होंने सबसे पहला जो विवाह किया वो लिच्छवी गणराज्य के, यानी कि लिच्छवी वंश के राजकुमारी से उन्होंने विवाह किया, जिसका नाम था चेलना। लिच्छवी वंश के राजकुमारी चेलना से विवाह किया। फिर उन्होंने कौशल राजकुमारी थी। कौशल राजकुमारी थी और ये प्रसेनजित की बहन होती हैं, जिनका नाम है महाकोशला देवी। उन्होंने नेक्स्ट विवाह कौशल राजकुमारी महाकोशला देवी से करता है, महाकोशला देवी से करता है। और ये महाकोशला देवी प्रसेनजित की बहन होती हैं, प्रसेनजित की बहन होती हैं। इनसे वह विवाह करता है और दहेज स्वरूप काशी भी मिलता है। काशी मिला, विस्तार बढ़ गया, है ना। जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे सम्राट हैं जिन्होंने शादी विवाह किया, है ना। जैसे ब्रिटेन वालों को पुर्तगालियों के माध्यम से बम्बई ही दहेज दे दिया गया, उसी तरीके से कौशल राजकुमारी महाकोशला देवी से जब विवाह हुआ तो प्रसेनजित ने दहेज स्वरूप काशी को दिया था। तो साम्राज्य का विस्तार हुआ। नेक्स्ट उन्होंने जो विवाह किया वह कुरुवंश की राजकुमारी थी। वह कुरुवंश की राजकुमारी थी जिसका नाम था क्षेमा, जिसका नाम क्षेमा था। बिंबिसार प्रश्न पूछता है कि बिंबिसार ने किस महाजनपद को जीता और मगध में मिला लिया। तो बिंबिसार का तो साम्राज्य का विस्तार होने लगा। इसी विस्तार स्वरूप उन्होंने अंग को जीता। उन्होंने अंग को जीता और अंग को जीत करके इसे मगध में मिला लिया। इसे मगध में मिला लिया। किसको? अंग को। याद रखना जरूरी है, बहुत बार पूछा गया है यह सवाल। मैंने कहा था कि बिंबिसार एक समय में महात्मा बुद्ध के जान बचाए थे। उनके जान जब खतरा में पड़ गया तो महात्मा बुद्ध की जान खतरे में जब पड़ गया तो ये बात बिंबिसार को पता चला और बिंबिसार तुरंत कार्रवाई किया। इस वजह से महात्मा बुद्ध की जान बच गई। लेकिन बाद में बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध से ही बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली। और ये जो प्रमाण है हमें, यह जो प्रमाण है विनय पिटक से मिलता है। विनय पिटक के अनुसार बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को अपनाया। पूछा जा सकता है विनय पिटक के अनुसार बिंबिसार, है ना, बिंबिसार बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया।
और ये देखिए विनय पिटक, विनय पिटक की रचना उपाली के द्वारा किया गया था, उपाली के द्वारा किया गया था, जिसमें बौद्ध धर्म के नियमों के बारे में चर्चा किया गया है। और ये पहला बौद्ध संगीति में इसकी रचना हुई थी, संकलन हुआ था। और इसी समय जो इम्पोर्टेंट एक और भी है जिसका नाम है सूत पिटक, सूत पिटक का संकलन और ये रचना की अगर बात करें तो यह आनंद के द्वारा किया गया था, आनंद के द्वारा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहा जाता है कि बिंबिसार 52 वर्षों तक, बिंबिसार 52 वर्षों तक शासन किया, बिंबिसार 52 वर्षों तक शासन किया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद बिंबिसार का पुत्र जिसका नाम है अजातशत्रु, अजातशत्रु अपने पिता को ही बंदी बना लिया। और बंदी बनाने का जो हमें प्रमाण मिलता है वह बौद्ध धर्म और जैन धर्म देता है। बौद्ध और जैन धर्म कहता है, बौद्ध प्लस जैन धर्म यह कहता है कि अजातशत्रु ने बिंबिसार को कैद कर लिया, बिंबिसार को क्या किया, कैद कर लिया। कुछ ही दिनों के बाद बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है। बिंबिसार का उपनाम अगर देखा जाए, है ना, तो बिंबिसार को श्रेणिक कहा जाता है। जो प्रश्न पूछता है कि श्रेणिक किसको कहा जाता है, हर्यक वंश के किस सम्राट को श्रेणिक कहा जाता है, हर्यक वंश के किस सम्राट को श्रेणिक कहा जाता है। बिंबिसार पहली बार अस्थाई सेना रखता है, पहली बार अस्थाई सेना रखता है। बिंबिसार पहली बार अस्थाई सेना रखता है, अस्थाई सेना रखता है। और इतना ही नहीं, अपने सेना में प्रथम बार जो प्रयोग करता है वह हाथी को प्रयोग करता है, जिसके वजह से उसकी शक्तियाँ बढ़ जाती है। प्रथम बार अपनी सेना में हाथी का प्रयोग करता है, प्रथम बार अपने सेना में हाथी का प्रयोग करता है, बिंबिसार करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे अजातशत्रु के बारे में। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व से लेकर के 460 ईसा पूर्व तक शासन किया। 492 से लेकर के 460 बीसी तक यह शासन किया। अजातशत्रु को पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या की थी। उपनाम में इसे कूनिक कहा जाता है, इम्पॉर्टेंट है ये वाला, उपनाम में इसे कूनिक कहा जाता है। प्रश्न बहुत बार पूछ चुका है, प्रश्न जो है बहुत बार पूछ चुका है, श्रेणिक किसे कहा गया है, कूनिक किसे कहा जाता है। तो कूनिक अजातशत्रु को कहा जाता है। जब अजातशत्रु ने अपने पिता को बंदी बना लिया तब प्रसेनजित नाराज हो गया। उसने अपने बहन की तकलीफ, दुख, दर्द को नहीं बर्दाश्त किया और उसने कौशल को ही छीन लिया। लेकिन बाद में अजातशत्रु ने इस कौशल पर आक्रमण कर दिया और कौशल को हराया और फिर से कौशल को इसमें शामिल कर लिया अजातशत्रु ने। और यहाँ पे देखिएगा, लिच्छवी पर अजातशत्रु आक्रमण करता है और लिच्छवी को भी अपने राज्य मगध में मिला लेता है। अजातशत्रु जो है यहाँ पे लिच्छवी को भी आक्रमण कर मगध में मिला लेता है, यहीं पे मगध में मिला लेता है। प्रारंभ में अगर देखा जाए तो प्रारंभ में अजातशत्रु महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म से उतना प्रेम नहीं था,
लेकिन बाद में वह बौद्ध धर्म से प्रेम करने लगा। भरहुत स्तूप में दिखाया गया है, भरहुत स्तूप में दिखाया गया है कि एक वेदिका पर अजातशत्रु भगवान बुद्ध का वंदना करते हुए दिखाया गया है। भरहुत स्तूप पर, यानी कि भगवान बुद्ध की वंदना करते हुए अजातशत्रु को दिखाया गया है। यह भरहुत स्तूप से पता चलता है। यहाँ तक कि राजगीर में अजातशत्रु के द्वारा बौद्ध स्तूप बनाई जाती है, उनकी अवशेषों पे बनाई जाती है अजातशत्रु के द्वारा। यहीं पे राजगीर में स्तूप बनाया जाता है अजातशत्रु के द्वारा, और अजातशत्रु के द्वारा ही प्रथम बार बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। प्रथम बार यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन है राजगीर में अजातशत्रु के द्वारा किया जाता है। और यहीं राजगीर में ही 2 ग्रंथों का संकलन होता है। एक का नाम है सुत्त पिटक और दूसरे का नाम है विनय पिटक। सुत्त पिटक में दर्शन का वर्णन है और विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम का उल्लेख किया गया है। इसी के समय में होता है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। लगभग अजातशत्रु 32 वर्षों तक यह शासन करता है। 32 वर्ष तक यह शासन करता है, 32 वर्ष तक। और बाद में इसी का पुत्र जिसका नाम उदयन है अपने पिता की हत्या कर देता है। अजातशत्रु की हत्या इसी का पुत्र उदयन कर देता है। उदयन अजातशत्रु की हत्या कर देता है, क्योंकि इसका भी पिता जो है अजातशत्रु, वो अपने पिता की हत्या करके ही गद्दी पे बैठा था। वही हाल हुआ, जैसे जैसे आप करते हैं लोग कहता है कि वैसे ही फल मिलता है ना। तो उदयन का जो शासन काल है यहाँ पे 460 से लेकर के 444 BC तक यह शासन करता है उदयन। यहाँ पर उदयन को भी, अब यहाँ पे देख लिए, उदयन को बौद्ध ग्रंथ में पितृहंता कहा जाता है। उदयन को बौद्ध ग्रंथ में पितृहंता कहा जाता है, लेकिन जैन ग्रंथ जो है कुछ और कहता है। जैन ग्रंथ उदयन को पितृभक्त कहता है। जैन ग्रंथ उदयन को पितृभक्त कहता है। यहाँ पे उदयन 460 से लेकर के 444 BC तक शासन करता है। उदयन को भी पितृहंता के नाम से जानते हैं और इसका प्रमाण बौद्ध ग्रंथ देता है। लेकिन जैन ग्रंथ कहता है कि उदयन पितृभक्त था, पिता का भक्त था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। बहुत इम्पोर्टेंट है। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, और ये पाटलिपुत्र नगर जो है गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित है। यह गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया? उदयन ने किया। जो प्रश्न बार बार पूछा जाता है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, यही इंपॉर्टेंट है। यही उदयन से अगर बात करेंगे तो उदयन से संबंधित यही बहुत इंपॉर्टेंट है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, और ये पहली बार अपनी राजधानी को स्थानांतरित करता है। राजगीर से यह स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र अपनी राजधानी को बसाता है। उदयन जो है क्या करता है?
अपनी राजधानी स्थानांतरित करके, यानी कि राजगीर से स्थानांतरित करके वह पाटलिपुत्र लेकर के आता है। इससे इतना ही इम्पोर्टेंट है ना। बाद में देखते हैं कि इसकी मृत्यु के बाद उदयन के 3 पुत्र हुए, यानी कि उदयन की मृत्यु हो गई तो उदयन के 3 पुत्र हुए, जिसमें एक का नाम था, यानी कि 3 पुत्र था, है ना। एक का नाम था, यहाँ पे देखिएगा, एक का नाम था अनिरुद्ध, एक का नाम था अनिरुद्ध, दूसरे का नाम था मुंडक, और तीसरे का नाम था नागदशक, तीसरे का नाम था। यानी कि जो नागदशक था यह हर्यक वंश का अंतिम सम्राट हुआ, हर्यक वंश का अंतिम सम्राट हुआ। और इन सम्राट के अंदर वो योग्यता नहीं थी कि मगध और अपने साम्राज्य को बचा सके। और यही वजह होता है कि शिशुनाग नामक एक व्यक्ति ने, यानी कि जब यहाँ पे विद्रोह उत्पन्न हो गया तो एक शिशुनाग नामक व्यक्ति ने इस राज्य को हड़प लिया। और हड़पने के बाद शिशुनाग वंश स्थापित कर दी, शिशुनाग वंश स्थापित कर दी। और शिशुनाग वंश की संस्थापक शिशुनाग को कहा जाता है, जो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। एकदम पीटी व्यू से है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। शिशुनाग वंश। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।